हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज मेरे साथ अकाउंटिंग के इस क्लास में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमलगमेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे पहले हम अमलगमेशन के डिफरेंट टॉपिक्स कंसेप्चुअल वीडियो की बात कर चुके हैं, परचेज कंसिडरेशन को समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन क्या है इस पर हम बात कर चुके हैं, और साथ ही नेचर ऑफ मर्जर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीख चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे नेचर ऑफ परचेज का। तो अमलगमेशन में नेचर ऑफ परचेज पर किस तरह से काम करते हैं, तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमलगमेशन में नेचर ऑफ परचेज पार्ट वन क्यों, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक व्यू देख लेते हैं अमलगमेशन क्या है। बट रिमेंबर, इससे पहले के मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो अमलगमेशन से रिलेटेड हैं, आप उनको थोरोली स्टडी करें और उसके बाद आज के वीडियो को, आज की क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे नेचर ऑफ परचेज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो गाइस, एक छोटा सा कंसेप्ट रिव्यू रिमाइंड मैं आपको करवाती हूँ। अमलगमेशन क्या है? अमलगमेशन सिंपली जिसमें एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, छोटी कंपनी से अमलगमेट हो जाती है। इसके अंदर जो एक कंपनी जो कि हमने लिया है कि एबीसी लिमिटेड है, ये एबीसी लिमिटेड को XYZ परचेज कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो एबीसी लिमिटेड है वो एक ट्रांसफरर कंपनी कहलाती है, यानी जो ओल्ड कंपनी है, जो मैंने आपको बताया भी था O से O, ये ओल्ड कंपनी कहलाएगी और ये ओल्ड कंपनी ट्रांसफरर कंपनी कहलाती है। और ये जो न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी ट्रांसफरी कंपनी कहलाती है। ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल भी ना रखें। जो ओल्ड कंपनी है वो ओल्ड कंपनी किसी भी तरह से जो कि लिक्विडेट होगी, क्योंकि ये एक सेलिंग कंपनी है या वेंडर कंपनी है। तो सेलिंग कंपनी और वेंडर कंपनी अपने पूरे बिजनेस को XYZ के हवाले कर रही है, XYZ लिमिटेड के हवाले कर रही है, उन्हें बेच रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अमलगमेशन है, इसमें जो पुरानी कंपनी है जो कि ट्रांसफरर कंपनी है, सेलिंग कंपनी है या वेंडर कंपनी है, ये सारी चीज़ें एक ही है, उसे लिक्विडेट होना होगा। यस स्टूडेंट, इसे वाइंड अप होना होगा। और वाइंड अप होने का मतलब ये है, ये कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से खो देगी। और किस तरह से इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे ये हम समझेंगे। लेकिन न्यू कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में रहेगी। ऐसे कई सारे अमलगमेशन हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर नेचर ऑफ परचेज की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ परचेज क्या है? हमने बात की थी अमलगमेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। तो नेचर ऑफ मर्जर की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। मेरे सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप पहले उन्हें गो ऑन करिए, रीड करिए और उसके बाद आज की क्लास अटेंड करें। तो नेचर ऑफ परचेज में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है? सारी एसेट्स और लाइबिलिटी न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी द्वारा नहीं ली गई है। ये ध्यान रखिए, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं ली जाती है, कुछ छोड़ भी जाती है। ये डिपेंड्स ऑन ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी क्या सोचती है, ट्रांसफरी कंपनी को कौन से एसेट्स लेनी है, कौन सी लाइबिलिटीज लेनी है, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन ट्रांसफरी कंपनी। यदि वो चाहती है किसी एसेट को छोड़ देना है, जनरली डेटर्स को छोड़ दिए जाते हैं। यदि वो चाहती है किसी लाइबिलिटी को छोड़ देना है, जनरली क्रेडिटर्स को छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे पैसा वसूल किया जाना होता है। तो ऐसी कंडीशन में यह जरूरी नहीं है कि नेचर ऑफ परचेज में सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को लिया जाए, और जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी ली जाती है वो भी बुक वैल्यू पर ली जाए, ये भी जरूरी नहीं है। बुक वैल्यू पर भी ली जा सकती है और मार्केट वैल्यू पर भी ली जा सकती है। और साथ ही परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर में ही हो। ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर में हो सकता है, इक्विटी शेयर में हो सकता है, डिबेंचर्स के तौर पर भी किया जा सकता है और कैश के तौर पर भी किया जा सकता है। गाइस, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है इस पर हम पहले बात कर चुके हैं।
जब ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी पुरानी कंपनी को खरीद रही है तो इसके बदले में कुछ रुपयों का कुछ पेमेंट किया जाता है किसी भी तरह से, और ये जो पेमेंट किया जाता है वट एवर दिस कंपनी इज पेइंग टू दिस कंपनी, इट इज कॉल्ड द परचेज कंसिडरेशन। और ये परचेज कंसिडरेशन यदि टाइप ऑफ परचेज की बात कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर के रूप में हो सकता है, इक्विटी शेयर के रूप में, डिबेंचर के रूप में या कैश के रूप में भी हो सकता है। तो गाइज एक सिंपल रिव्यू हमने यहाँ पर लिया। आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड कंपनी। देखिए ओल्ड कंपनी के लिए मैंने आपको बताया यस दिस कंपनी मस्ट बी लिक्विडिएट, इसका समापन किया जाना है, और समापन होना मतलब यह कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को खो देगी। एग्जिस्टेंस को खोने पर किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा है दिस इज द पार्ट 1। जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे तब हम ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में भी एंट्रीज देखेंगे। राइट नाउ वी आर डूइंग the entries, the accounting treatment in the transferor company, in the books of transferor company। तो किस तरह से इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा। क्लोज क्यों करना है स्टूडेंट्स? क्योंकि इस कंपनी को हमें लिक्विडेट करना है, समापन की तरफ ले जाना है। तो देखते हैं किस तरह से काम होगा। देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये बैलेंस शीट हम समझ लेते हैं ये ओल्ड कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी की है, और बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है। आई नो ये हमने टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट बनाई है, लेकिन इन जनरल जो हम माइंड में परसेप्शन रखते हैं वो कुछ इस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ इस तरह से लाइबिलिटी साइड में होता है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज लिखी जाती है, और एसेट साइड में फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिटियस एसेट्स लिखे जाते हैं। बैलेंस शीट का मोर और लेस इन आइटम्स के थ्रू बैलेंस शीट में एंट्रीज की जाती है। नाउ किस तरह से यदि ये एक ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट है तो इसे किस तरह से एम्प्टी आउट किया जाएगा, खाली किया जाएगा, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोज किए जाएंगे, ये देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि सारी एसेट्स डेबिट बैलेंस में है तो हमें इसको रिवर्स इंपैक्ट देना होगा। यदि इन्हें क्लोज करना है इट मींस हमें इसे क्रेडिट बैलेंस देना होगा। इसी तरह से सारी लाइबिलिटीज जो कि क्रेडिट बैलेंस में होती है, और यदि हम कहते हैं कि इन लाइबिलिटीज के बैलेंस को क्लोज करना है इट मींस हमें इसे रिवर्स इंपैक्ट देना होगा, यानी जो क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें हमें डेबिट बैलेंस देना होगा। तो गाइस क्रेडिट के लिए डेबिट करना है, डेबिट के लिए क्रेडिट करना है, लेकिन साथ में हमें एक अकाउंट और चाहिए। तो ये अकाउंट जो बनेगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम समझ रहे हैं किस तरह से देखेगा। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूं। सबसे पहले हम पूरी बैलेंस शीट को एम्प्टी आउट, खाली करते हैं। ये इधर डालें, ये इधर डालें। देखिएगा किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट है हमारे पास, और इस रियलाइजेशन अकाउंट में फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, दीज ऑल आर हैविंग डेबिट बैलेंसेस। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसे क्रेडिट बैलेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, टू इन्वेस्टमेंट, टू करंट एसेट। देखिएगा तो ये सारे अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं, जो यहाँ पर डेबिट एग्जिस्टेंस रख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्रेडिट करके इसे क्लोज किया। नाउ अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। देखिए अब लाइबिलिटी साइड में हम खाली करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं करंट लाइबिलिटीज की, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। नाउ देखिए डेबिट बैलेंस के साथ इसे खत्म कीजिए, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जस्ट पोस्टिंग के थ्रू यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा, लेकिन हमने करंट लाइबिलिटी को डेबिट किया है। करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने करंट लाइबिलिटीज को खत्म कर दिया, हमने एसेट के इस पोर्शन को खत्म कर दिया। नाउ अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की और इस पोर्शन की। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द इक्विटी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ऑनर्स है इन द सेंस हमें इनका एक अलग अकाउंट ओपन करना होगा। ये देखिए हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट तैयार किया है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट तैयार किया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम कहाँ डालें? ये हमने, क्योंकि यहाँ पर ये इस साइड में है तो रिवर्स इम्पैक्ट
दीजिए और यहाँ इसे यहाँ ले जाइए, इक्विटी शेयर होल्डर्स में इसे क्रेडिट कर दीजिए, या फिर हम बात करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रख रही है यहाँ पर, तो इसे डेबिट बैलेंस दे दीजिए। ये हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक अकाउंट और मेंटेन किया है और इस अकाउंट में हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिवर्स इंपैक्ट देकर बंद किया है, क्लोज किया है। नाउ अब बात होती है रिजर्व एंड सरप्लस की। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस किसका है? रिजर्व एंड सरप्लस मेन ऑनर्स का है। मेन ऑनर्स कौन है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सारी हमारी सेविंग्स है, ये सारे हमारे रिजर्व्स हैं, सरप्लस हैं, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर जो कि मेन ऑनर्स हैं कंपनी के, उनके हैं, तो इन्हें उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सिंपली रिजर्व एंड सरप्लस को हम यहाँ ले जाकर क्लोज कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसी तरह से फिक्टिटियस एसेट की बात करते हैं, तो फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती है? ये ऐसी आर्टिफिशियल एसेट्स है, कृत्रिम संपत्तियां हैं जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती हैं, लेकिन ये कुछ लॉसेस होते हैं, ये जिन्हें कि राइट ऑफ करना होता है। एक साथ हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में इन्हें राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देते हैं। जैसे जैसे पीरियड बाय पीरियड हम इन फिक्टिटियस एसेट्स को राइट ऑफ करते रहते हैं। यहाँ पर यदि फिक्टिटियस एसेट्स आपको मिलती है, फिक्टिटियस एसेट के एग्जांपल मैं आपको दूं तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो सकता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिन्हें कि हमें राइट ऑफ करना होता है। लेकिन अब कंपनी तो लिक्विडेट हो रही है, समापन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन फिक्टिटियस एसेट का, क्योंकि किसी तरह के सरप्लस या सेविंग्स यदि इक्विटी शेयर कैपिटल की है तो किसी तरह के लॉसेस भी उन्हें ही बियर करने पड़ेंगे। तो जो फिक्टिटियस एसेट है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये देखिए हमने ट्रांसफर किया है, यहाँ पर ये इस साइड में है, तो यहाँ पर हम इसे इस साइड में ले लेते हैं, यानी ये डेबिट बैलेंसेस दिखा रही है तो हम इसे क्रेडिट बैलेंसेस में शो कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिटियस एसेट। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया गाइस। देखिएगा हम इस बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं, सारी एसेट्स को यहाँ फेंको, सारी लाइबिलिटीज को यहाँ फेंको, और ये जो कैपिटल है वो कैपिटल जो ऑनर्स की है तो इन्हें अपने अपने ऑनर्स में लेकर जाओ, ऑनर्स के अकाउंट्स में लेकर जाओ, जो कि हमने ऐसा किया भी है। तो सिंपली ये हमारा प्रोसेस जो कि बैलेंस शीट को हमने खाली करना था, ये हमने पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया। अब देखिए केवल बैलेंस शीट को खाली करने से काम नहीं चलेगा, अब हमें दूसरे और ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम बात करते हैं, देखिए परचेज कंसिडरेशन की मैं बात करूंगी। परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को यानी न्यू कंपनी द्वारा ओल्ड कंपनी को किया जाता है। तो जैसे ही परचेज कंसिडरेशन ड्यू होता है यानी खरीदा जाता है पुरानी कंपनी को, तो परचेज कंसिडरेशन नई कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो हम एंट्री करते हैं परचेज कंसिडरेशन अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन या परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मार्केट वैल्यू पर हम इसे यहाँ पर लेंगे। तो ये परचेज कंसिडरेशन होगा और फिर परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा गाइज। पेमेंट कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया था, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट इक्विटी शेयर में भी किया जा सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यदि इक्विटी शेयर्स मिले हैं तो इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी कैश के रूप में भी किए जा सकते हैं। इसी तरह से यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी किसी तरह का पेमेंट किया है, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, या किसी तरह का कैश का पेमेंट किया या डिबेंचर्स का पेमेंट किया या इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी तरह का डिबेंचर का पेमेंट किया है, तो ये सब हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में लेते जाएंगे। तो यानी परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया तो परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हमने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है इन द सेंस हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में इसका पेमेंट करवा देंगे। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन हो गया। नाउ
अब हम बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। देखिए, यदि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, यदि पुरानी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, इन द सेंस हमें लिक्विडेटर अपॉइंट करना होगा। ये लिक्विडेटर या निस्तारक जो होता है वो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को, सारे अकाउंट्स मेंटेन करता है और बची हुई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेचता है। मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई एसेट है, मान लीजिए यहाँ डेटर्स हैं, डेटर्स कंपनी ने नहीं लिए हैं, मान लीजिए यहाँ क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स नई कंपनी ने नहीं लिए हैं, तो ये उस लिक्विडेटर का ही काम होता है कि वो इन बचे हुए एसेट्स को बेच दे, उन्हें रियलाइज कर ले और इन लाइबिलिटीज का पेमेंट करवा दे जो कि बची हुई है, जिसे कि न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लिया है। तो यदि ऐसा होता है गाइस, तो भी हमें एंट्री यहाँ पर दिखानी होगी। एसेट्स को हमें बेचना होगा और लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना होगा, तो ये काम भी हमें करना पड़ेगा। तो ये सारे काम के बदले में, इन सारे काम के बदले में हमें कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये एक्सपेंसेस लिक्विडेटर की सैलरी हो सकती है, किसी तरह के लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस यदि ट्रांसफरर कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं, देखिए हम बात ही ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट की कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर आपको बताना चाहूंगी कि यदि ये ट्रांसफरर कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं, ओल्ड कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि ये सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नई कंपनी द्वारा यानी ट्रांसफरी कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेना है, इस बात को आप ध्यान रखें। नाउ फाइनली अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करें। यदि प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर से, लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर से, क्योंकि यदि प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है सब इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी उन्हीं का है और इन्हें यहाँ पर ट्रांसफर भी करना होगा। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में भी यदि किसी तरह का पेमेंट ज़्यादा किया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम थी और हमें परचेजिंग कंपनी से ज़्यादा पेमेंट मिल गया है, तो ये जो प्रीमियम जो मिला है या वो बैलेंस जो बच रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस के तौर पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो गाइस, इस तरह से कंप्लीट अकाउंट मैंने आपको एक ट्रिक के तौर पर दे दिए हैं। करना क्या है, सारी एसेट्स को खाली करें, लाइबिलिटीज को खाली करें, फाइनली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करें, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करें, परचेज कंसिडरेशन रिसीव करें और फाइनली सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दें। तो इस तरह से एक कंप्लीट लुक आपको यहाँ पर मिलेगा बैलेंस शीट को खाली करने से लेकर जो भी ट्रांजैक्शंस हमने की। तो गाइज, हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। और हमारे इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।